क्लास में हमने बातचीत की उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीप पठार के बारे में। तो अपना जो चर्चा का बिंदु आज रहने वाला है, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है प्रायद्वीप पठार को लेकर। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे प्रायद्वीप पठार। तो साथियों, अपने चार भौतिक प्रदेश मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश प्रदेश, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान में ही उत्तर वाले भाग को शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीप पठार और प्रायद्वीप पठार के बाद में हम लोग पढ़ते हैं तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो यहाँ पर प्रायद्वीप पठार की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ में दो शब्द लिख देता हूँ, एक तो प्रायद्वीप भारत और एक प्रायद्वीप पठार। क्या दोनों एक हैं या फिर अलग अलग हैं? दोनों में कहीं ना कोई फर्क है क्या? यानी एक मैंने लिखा प्रायद्वीप भारत और एक जगह में लिख देता हूँ प्रायद्वीप पठार। ये है प्रायद्वीप भारत और इधर में लिख देता हूँ प्रायद्वीप पठार। इन दोनों के अंदर कहीं ना कोई डिफरेंस है क्या? इन दोनों के अंदर कोई अंतर है क्या? आपका जवाब बनना चाहिए बिल्कुल अंतर है, और अंतर होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? साथियों देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये अपना इस प्रकार से अपना भारत आता है और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं ये अपना भारत वाला भाग है, इसे अपन प्रायद्वीप भारत कहते हैं। और प्रायद्वीप भारत के बाद में एक ये वाला जो भाग देख पा रहे हैं, ये वाला भाग, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन ये इतना इतना वाला जो हिस्सा है ये यूं अलग निकाल देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो अपना उत्तर आएगा, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है प्रायद्वीप पठार। यानी प्रायद्वीप जो पठार भाग है उसमें केवल ये पठार जो भौतिक प्रदेश है आएगा। जबकि अपन बात करते हैं प्रायद्वीप जो भारत है, इस प्रायद्वीप भारत के अंदर जो आपका तटीय प्रदेश है इसे भी शामिल किया जाएगा। तटीय प्रदेश से ये शामिल कर लिया जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? प्रायद्वीप भारत बन जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं प्रायद्वीप पठार की, तो ये वाला भाग अकेला क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप पठार। अब अपन बात करते हैं प्रायद्वीप पठार के अंदर, कि ये अपना प्रायद्वीप पठार जो है भारत के तमाम जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों में अपना जो प्रायद्वीप पठार वाला भाग है, अपना यूं करें इस प्रकार से, ये क्या है? ये अपना प्रायद्वीप पठारी भाग है। और प्रायद्वीप पठारी भाग इधर से आपका ये अरावली आ जाता है। अरावली आने के बाद में ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये प्रायद्वीप पठार का ही भाग आता है। इसके अलावा प्रायद्वीप जो पठार है, ये मैं आपको बताऊं, ये यूं करके यूं अपना यूं भारत आता है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये भी प्रायद्वीप पठार में आता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जरा सुनिएगा और एक एक चीजों को समझते हैं। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये तो पूरा का पूरा कौन सा है? प्रायद्वीप पठार है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये वाला है प्रायद्वीप पठार। कौन सा पठार है? ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा प्रायद्वीप पठार है। चलो ठीक है। और प्रायद्वीप पठार का ही एक हिस्सा ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, जिसे अपन कहते हैं मेघालय का पठार, या फिर इसे अपन कहते हैं शिलोंग का पठार। कौन सा पठार? शिलोंग का। इन दोनों के बीच में क्या हुआ ना, इसके ऊपर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये पहले ये भाग जुड़ा हुआ था। पहले ये भाग क्या था? जुड़ा हुआ था। और जुड़ा हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये वाला जो पठारी भाग है अपन जिसे कहते हैं मेघालय का पठार। कौन सा पठार कहते हैं? जिसे मेघालय का पठार कहते हैं। ये मेघालय का जो पठार है ये इस मूल प्रायद्वीप पठार से, ये मूल जो प्रायद्वीप पठार है इससे वो वर्तमान में क्या हो रहा है? ये अलग हो रहा है। यानी ये पूरा का पूरा है तो प्रायद्वीप पठार, ये वाला हिस्सा भी प्रायद्वीप पठार का ही आता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये दोनों अलग हो रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो अलग हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो गेप रह गया, इस गेप का नाम क्या पड़ जाता है? तो साथियों इस गेप को कहते हैं मालदा गेप। कौन सा गेप कहते हैं? मालदा गेप। अब इसे मालदा गेप भी कहा जा सकता है। इधर से राजमहल की पहाड़ियां, उधर से गारो की पहाड़ियां, तो इस वाले गेप का एक नाम और पड़ जाता है और वो पड़ जाता है राजमहल गारो गेप। कौन सा गेप पड़ जाता है? राजमहल गारो गेप। ये किसको किससे अलग करता है? तो याद रखना, प्रायद्वीप पठार को मेघालय पठार के बीच में या शिलोंग पठार के बीच में ये वाला जो भाग है ये कौन सा गेप कहलाता है? मालदा गेप या राजमहल गारो। किस किसके बीच में है? तो अपन कहेंगे मालदा गेप या राजमहल गारो गेप प्रायद्वीप भारत एवं किसके बीच में है? तो अपना उत्तर आएगा प्रायद्वीप भारत एवं जो मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार और प्रायद्वीप पठार के बीच में जो गेप आ जाता है वो गेप कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा मालदा गेप, या फिर अपन कह सकते हैं राजमहल गारो गेप। चलो ठीक बात है, ये मालदा गेप है, ये राजमहल गारो गेप है जो प्रायद्वीप भारत और मेघालय पठार के बीच में। अब अपन मूल जो अपना प्रायद्वीप पठार इसकी बात करते हैं। यहां से आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीप जो पठार है, इस प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है, तो आपका उत्तर बनेगा प्रायद्वीप पठार की जो आकृति है ये अनियमित त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? तो अपना उत्तर क्या बनेगा? प्रायद्वीप जो पठार है इसकी आकृति अनियमित त्रिभुजाकार आकृति आ जाए। चलो ठीक है, इसकी आकृति के बारे में जाना पड़ा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत के चार भौतिक प्रदेश है। भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? चार। और इन चार भौतिक प्रदेशों में साथियों ये वाला जो भौतिक प्रदेश आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं केवल प्रायद्वीप पठार वाले हिस्से को ही बना देता हूं, कंप्लीट भारत को नहीं बनाते। ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, इधर से ये वाला, ये जो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है जिसकी आकृति अपन अनियमित त्रिभुजाकार के रूप में देखते हैं, यहां आपसे ये पूछ लिया जाता है ये क्या है? आपका पहला जवाब यह है भारत के जो भौतिक प्रदेश है इनमें सबसे बड़ा वह सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा है एवं सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इनमें सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश ये वाला है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या बनता है? अब सबसे बड़ा है तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है तो वो कितना है? तो साथियों वो करना, इसका एरिया आता है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया कितना आता है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका एरिया। इसके बाद में बात आती है इसकी लंबाई की चौड़ाई की। तो साथियों वो करना, अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं यानी इसकी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है तो वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं तो ये 1600 किलोमीटर आती है। कितने किलोमीटर आ जाती है? 1600। इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है जो पूर्व से पश्चिम है, जो पूर्व से पश्चिम है ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आ जाएगी? ये 1400 किलोमीटर आ जाएगी। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ प्रश्न बना कि ये वाला जो भाग है सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है, तो ये वाला भाग सबसे कठोरतम चट्टानों से भी बना हुआ है। तो ये भी बन सकता है ना कि यह वाला भाग जो है ये सबसे कठोरतम चट्टानों से, सबसे कठोरतम चट्टान भी है, और याद रखना साथ साथ प्राचीनतम चट्टान भी है। सबसे कठोरतम व प्राचीनतम जो चट्टान है इन चट्टानों से बना हुआ है। कौन सा? तो अपन कहेंगे प्रायद्वीप वाला। अच्छा, प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ है, जब कठोरतम चट्टानों से बना हुआ है तभी तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हैं, भू विवर्तन की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। कौन से भाग में? प्रायद्वीप पठार वाले भाग में। कौन सी क्रियाएं नहीं देखने को मिलती? प्लेट विवर्तन की क्रियाएं आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो आप एक पॉइंट और ये भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ क्या देखने को नहीं मिलता आपको? तो आप कहेंगे यहाँ प्लेट विवर्तन की क्रियाएं, यहाँ प्लेट विवर्तन की क्रियाओं की कमी, यहाँ प्लेट विवर्तन की क्रियाएं कम देखने को मिलती हैं, कम देखने को मिलती है। कम
लिख सकते हैं कि यहाँ पर भूगर्भिक जो हलचल है, यहाँ पर कौन सी हलचल है, यहाँ भूगर्भिक जो हलचल है, भूगर्भिक हलचल की बात आ जाती है। तो भूगर्भिक हलचल भी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, भूगर्भिक हलचल है, ये भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पर भूगर्भिक हलचल कम क्यों? तो अपना उत्तर बनेगा यहाँ पर भूगर्भिक जो हलचल है वो कम इसलिए है क्योंकि यहाँ वाली जो चट्टाने हैं ये कैसी चट्टाने हैं, तो अपना उत्तर आएगा कठोरतम चट्टाने हैं और ये प्राचीनतम चट्टाने हैं, इसलिए यहाँ पर भूगर्भिक जो हलचल है वो कम देखने को मिलेगी। ठीक बात। इसके बाद में बात आती है कि ये वाला जो प्रायद्वीप पठार है, अगर इस प्रायद्वीप पठार में आपसे ये पूछ लिया जाए किधर किधर कौन कौन से बिंदु आ जाते हैं, इधर अरावली आ जाते हैं, इधर गिर की पहाड़ी आ जाती है, इधर राजमहल की पहाड़ी आ जाती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा है ये कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है इसके द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। इनको आप लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं और भी बातें कर लेते हैं। शाबाश, लिखिएगा, चलें आगे। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, इसके ढाल की बात करेंगे और इसके आकार की बात करेंगे, तमाम जो चीजें हैं उनके पर बात करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड अपन ने जान लिया। ठीक है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, ये बात अपन ने जानी। इसके बाद में नेक्स्ट बात क्या बनती है, नेक्स्ट बात ये बनती है कि यह अवशेष किसका है, तो आप कहेंगे यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है, यह है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि प्रायद्वीप पठार है ये किसका अवशेष है, तो आपका उत्तर बनेगा गोंडवाना लैंड। अगर बात आती है कि इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, इस वाले प्रायद्वीप पठार की अगर आप लोगों से औसतन ऊंचाई पूछी जाएगी तो आपका उत्तर बनेगा 600 से लेकर 900 मीटर तक। 600 से लेकर कितने मीटर तक, 900 मीटर तक इस वाले भाग की क्या है, एवरेज हाइट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस वाले भाग का ढाल किधर है, तो साथियों जरा गौर करना, इस वाले भाग का जो ढाल है ये पश्चिम से किधर होता है, तो अपन कहेंगे पश्चिम से पूर्व की, यानी इस वाले भाग का जो ढाल है वो किधर से किधर है, तो अपना उत्तर क्या बनेगा, इस वाले भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की। पश्चिम से किधर है, पूर्व की ओर। एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 600 से लेकर 900 मीटर तक है। ये अवशेष किसका है, तो अपना उत्तर आएगा ये गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसका अवशेष है, गोंडवाना। प्रायद्वीप जो पठार इसे क्या कहा जाता है, तो साथियों यहां ध्यान दें, प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप पठार को क्या कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है। इसे कहते हैं भाई पठारों का पठार, तो अपना उत्तर आएगा जो प्रायद्वीप पठार वाला हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, तो अपना उत्तर आएगा इसे पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप पठार को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप पठार जो है इसे पठारों का पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं पठारों का पठार, तो कहते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पठार है, जैसे कि हम बात करेंगे अभी हाड़ौती का पठार इसी का हिस्सा, मालवा का पठार इसी का हिस्सा, बुंदेलखंड का पठार इसी का हिस्सा, बघेलखंड का पठार इसी का हिस्सा। बात करें अपने छोटा नागपुर का पठार है, चाहे दक्कन के पठार की बात करेंगे, चाहे कर्नाटक के पठार की बात करेंगे, चाहे अपन बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पठार की, तमाम पठार हैं इसी के हिस्से हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीप पठार को क्या कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके जो चतुर्दिक बिंदु हैं, इसके जो चतुर्दिक बिंदु हैं, चारों तरफ के जो बिंदु हैं अब वो कौन से। अगर बात करते हैं कि इसके जो मेन मानचित्र देख लेते हैं, इसमें पर लिखिएगा कौन सा भाग किस प्रकार से आपका बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अपन ने इसकी औसतन ऊंचाई ऊंचाई वगैरह की बात की और अब अपन इसके चतुर्दिक विस्तार की बात कर लेते हैं कि चारों तरफ का जो इसका विस्तार है वो किस प्रकार से है और कैसे कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है या फिर इस प्रकार से प्रश्न है वो आपके बन सकते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलेंगे, ये वाला जो भाग यहाँ पर प्रायद्वीप पठार की बात की, इधर से लेके चलते हैं अपन, ये वाला हिस्सा यूं करके यूं, ये प्रायद्वीप पठार है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे साथियों में बता दूं आपको, ये वाला जो हिस्सा है यानी इसकी उत्तर जो पश्चिमी सीमा है ये कौन बना रहा है, अरावली बना रहा है। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर कौन बना रहा है, राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ तो ये वाला पार्ट कौन सा है, तो अपन कहेंगे शिलोंग का पठार है। ये वाला पार्ट कौन सा है, शिलोंग का पठार है। ये वाला पार्ट कौन सा है, शिलोंग का पठार। अगर मैं इसके बिल्कुल पूर्व की बात करता हूँ इधर, तो यहाँ कौन सी पहाड़ी आ जाती है, गिर की पहाड़ी आ जाती है। यहाँ कौन सी पहाड़ी आ जाती है, गिर की पहाड़ी आ जाती है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के अंदर कौन सा हिस्सा निकटतम आ जाता है, कन्याकुमारी आ जाता है। यानी ये अरावली, गिर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियां, शिलोंग का पठार और कन्याकुमारी से जस्ट ऊपर यहाँ पर एक आता है जिसे अपन कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, इलायची की जो पहाड़ियां ये इस प्रायद्वीप पठार की क्या करती हैं, दक्षिणी सीमा निर्धारित करती हैं और उससे नीचे लास्ट में जाके क्या आ जाता है, कन्याकुमारी। अगर बात करते हैं प्रायद्वीप पठार है ये विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है, तो अपन कहेंगे खनिज संसाधनों की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये वाला प्रदेश है, ये कैसा प्रदेश है, तो अपना उत्तर आएगा खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये वाला प्रदेश बिल्कुल संपन्न प्रदेश। याद रखेंगे खनिज संसाधनों की दृष्टि से कैसा प्रदेश है, संपन्न प्रदेश है। पहली बात। अगली बात आपको याद रखनी है, शिलोंग का पठार है, ये इसका उत्तर पूर्वी सीमा बना रहा। इसके पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ियां हैं, इधर अरावली की पहाड़ियां हैं, ये गिर की पहाड़ियां हैं और ये आपका किसकी पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। इसके बाद में अब अपन चर्चा करें कि प्रायद्वीप पठार के अंदर महत्वपूर्ण पठार हैं तब वो कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से पठार महत्वपूर्ण रूप से आ जाते हैं। साथ में देखिएगा हमने जैसे कि अपन ने बात की, ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना इतना जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा क्या है, प्रायद्वीप पठार। इधर वाला हिस्सा है ये भी अपन ने देखा। अब यहाँ आपको इस पूरे वाले भाग में करना क्या है, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, आपको केवल और केवल यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो क्या करनी है, जो यहाँ जैसे कि ये वाला भाग हो गया, यहाँ पठारी प्रदेश आ गया, चलो ठीक बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो आपका यहाँ पर एक पठारी प्रदेश आ गया, इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर एक पठारी प्रदेश आ गया। ऐसे से नहीं मिलेगा, तो वैसे ही है ना, हाँ वैसे बना लेते हैं, मैं थोड़ा वो बना रहा था वृत्त वगैरह बना रहा था, वैसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पठार कौन सा है, तो साथियों गौर करना, इस वाले पठार का नाम आ जाता है शिलोंग का पठार। पहले मानचित्र में एक एक को देखेंगे अपन, उसके बाद में क्या करेंगे, एक एक पठार की अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद बात आ जाती है तो यहाँ पर एक पठार आ जाता है जिसका नाम आता है हाड़ौती का पठार। ये पूरा का पूरा जो पठार आ जाता है यहाँ, इस वाले पठार का नाम आता है मालवा का पठार। ये वाला पठार कौन सा, मालवा का। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक पठारी प्रदेश आ जाता है बड़ा सारा जिसे कहा जाता है दक्कन का पठार। ये वाला पठार कौन सा है, ये वाला दक्कन का पठार। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, बढ़ते ही रहेंगे ना। यहाँ पे एक पठारी प्रदेश आ जाता है जिसे कहा जाता है कौन सा पठार, तो अपन कहेंगे यहाँ पर दो पठार है, एक आएगा बुंदेलखंड का पठार और एक आएगा बघेलखंड का पठार। एक बुंदेलखंड का पठार है और एक आपका बघेलखंड का पठार आपका आ जाता है। ये वाला बुंदेलखंड का पठार है जो एमपी यूपी दोनों में मिला। इसके बाद से बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार के बाद में कि यहाँ पर ये जो पठारी भाग पूरा का पूरा देख पाएंगे आप, ये वाला पठारी भाग कौन सा, तो अपना उत्तर आएगा इस वाले पठारी भाग को क्या कहा जाता है, दक्कन का पठार। कौन सा पठार कहते हैं इसे कहते हैं दक्कन का पठार। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पठारी प्रदेश आ जाएगा जिसे कहा जाएगा क्या, जिसे कहा जाएगा दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार, दंडकारण्य का पठार। इसके बाद में फिर
पा रहे हैं, ये वाला कौन सा पठार है? ये है छोटा नागपुर का पठार। इस वाले पठार को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार इसे कहा जाता है, यानी CNP अपन कहते हैं छोटा नागपुर पठार। इसके बाद ये वाला जो देख पा रहे हैं आप, ये है दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य का पठार है कहां? उड़ीसा के अंदर भी है, या आपका आंध्र के अंदर भी है, या आपका छत्तीसगढ़ वाले भाग में भी है, या आपका तेलंगाना वाले भाग में भी है, या आपका उज्जैन वाले भाग में भी आ जाए। इसके बाद बात करते हैं तो ये वाला जो पठार है, ये कौन सा पठार है? ये है आंध्रा का पठार। कौन सा पठार है? आंध्रा का पठार। इसमें हम चर्चा करेंगे कि तेलंगाना का पठार अलग है, रोयल सीमा का पठार अलग है। इसके बाद बात करते हैं तो ये वाला पठारी प्रदेश, इसका नाम क्या जाता है? कर्नाटक का पठार। इसका पठार कर्नाटक का पठार। फिर आगे चलते हैं तो ये वाला पठार है, इसे अपन क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। अब आप आराम से देख सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं कि भारत के तमाम पठारों में सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? दक्कन का पठार। इसके बाद बात करते हैं ये वाला पठार कौन सा है? तो साथियों ये वाला पठार है मालवा का पठार। ये वाला पठार कौन सा है? मालवा का पठार। इसके बाद में फिर बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। और एक यहाँ पर एक पठार और भी आएगा, पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। इसके बाद यहाँ बात करते हैं ये वाला पठार कौन सा है? तो ये वाला पठार साथियों ये है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? हाड़ौती का। एक अन्य पठार और यहाँ पे रह गया, मैं लिख देता हूँ, उस पठार का नाम आ जाएगा बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार है। वो आपका अन्य पठारों के अंदर या फिर इसी पठार का हिस्सा है, अब वो यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पे मैं लिख देता हूँ बघेलखंड का जो पठार है ये भी यहीं के पठार में याद। कुल मिलाकर कह सकते हैं प्रायद्वीप जो पठार है इसमें तमाम सारे पठार है, चाहे हाड़ौती के पठार की बात करें, मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, आंध्रा का पठार है, कर्नाटक का पठार है, और चाहे अपने शिलांग या कार्बी एंगलोंग का पठार है। ये सारे के सारे इसके हिस्से हैं, आपने बनाई। फिर आगे चलते हैं और एक एक पठार है इसके बारे में देखते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे कि कौन से पठार से किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो बनने वाले। ठीक है साहब, अब देखिएगा इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक एक जो पठार है इस एक एक पठार की बातचीत कर लेते हैं कि कौन सा पठार है ये किस प्रकार से आ जाना है। ठीक है चलते हैं। अब देखिएगा इसमें अपन क्या करते हैं, एक एक पठारी चित्र है इसको लेते हैं। नंबर 1 पे अपन क्या करते हैं, हाड़ौती के पठार। नंबर 1 पे अपन हाड़ौती के पठार को लेते हैं। तो हाड़ौती का पठार जैसे ही नाम आएगा वैसे ही आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि राजस्थान का भूगोल आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग देख पाते हैं कि हाड़ौती का पठार कहां पे है, ये राजस्थान में है। हाड़ौती का पठार कहां जाता है? राजस्थान में। केवल इतनी बात याद रखनी। इसके बाद नंबर 2 पे आपको याद रखना है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार कहां है? साथियों मैं आपको बता दूं मालवा का पठार कहां है। यहां से आपको क्या चीज याद रख लेनी है? मालवा के पठार से आपको याद रख लेना है कि ये वाला जो पठारी प्रदेश है ये अवनलिका अपरदन से प्रभावित है, ये गलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा? मालवा का पठार। तो आपको याद रख लेना है अवनलिका अपरदन से प्रभावित, अवनलिका अपरदन या गलीय अपरदन से प्रभावित, गली अपरदन से जो प्रभावित है, अवनलिका अपरदन या गलीय अपरदन से प्रभावित जो एरिया है अब वो कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा वो है मालवा का पठार। यहाँ पर अवनलिका अपरदन काफी देखने को मिलता है, यहाँ पर गलीय अपरदन काफी देखने को मिलता है। अपन लोग राजस्थान में बीहड़ पढ़ते हैं, अब वो बीहड़ है वो कहां से? उसी वाले भाग से। और मालवा का जो पठार है ये किधर है या अपन कहें किधर आता है? तो साथियों नोट करना, ये विंध्याचल के उत्तर में है। तो अपन क्या कहेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में। अगर मैं बात करता हूं इस वाले भाग का ढाल किधर है, ढाल जो इसका है वो गंगा के मैदान की तरफ है। ढाल किधर है? गंगा के मैदान की तरफ है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीप पठार का ढाल किधर है, जैसे मैं यहां पे आता हूं इस प्रायद्वीप वाले पठार का ढाल किधर है, तो अपना उत्तर क्या बनेगा? इसका ढाल पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर है। लेकिन यहां जो मालवा का पठार आएगा, ये वाला जो मालवा का पठार है इसका ढाल किधर है? इसका ढाल गंगा के मैदान की तरफ है, क्योंकि यहां से निकलने वाली तमाम जो नदियां हैं वो किधर जाती हैं? तो अपना उत्तर क्या आएगा? यहां से निकलने वाली तमाम नदियां गंगा के अंदर जाती हैं, या फिर अपन कहें कि गंगा नदी का जो सहायक नदी तंत्र है उसकी वो नदियां आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसका ढाल किधर है? इसका ढाल गंगा के मैदान की तरफ आ जाता है। किसका? मालवा के पठार का। तो मालवा के पठार से आपको याद रखना है केंद्र है अवनलिका अपरदन या फिर गलीय अपरदन से प्रभावित है। उसके ढाल की अपन बात करें, ये कैसी चट्टानी संरचना से निर्मित है? तो अपना उत्तर आएगा ये बेसाल्टी जो चट्टानी संरचना है उससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानी संरचना से निर्मित है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। कौन सी चट्टानें हैं यहाँ पर? यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें भैया? बेसाल्ट चट्टानें। फटाफट लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं और अगले जो पठार है अपना उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद में आता है बुंदेलखंड का पठार। इसका पठार बुंदेलखंड के पठार की बात आती है, ये कहां पर है? बुंदेलखंड का पठार साथियों ये एमपी प्लस में यूपी दोनों के बीच। नेक्स्ट जो पठार अपना रहा है तीसरे नंबर पे, वो पठार आपका आ जाता है कौन सा? तो हम कहेंगे बुंदेलखंड का पठार। सीधा सीधा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड का पठार है ये किसके बीच में है, तो अपना उत्तर क्या बनेगा? बुंदेलखंड का जो पठार है ये एमपी और यूपी में है। महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है बुंदेलखंड का पठार कहां है, तो आप कहेंगे एमपी प्लस में यूपी में। अगली बात इससे ये रहेगी कि इस वाले पठार का जो विस्तार है ये ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है। ग्वालियर पठार एवं विंध्याचल श्रेणी के बीच में है। ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच ये वाला पठार फैला हुआ है, श्रेणी के बीच ये वाला पठार फैला हुआ है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। अगली बात, यहाँ पर क्या भौतिक विशेषताएं देखी जा सकती है? यहाँ पर तीव्र खड्ड मिलेंगे आपको, यहाँ पर तीव्र खड्ड मिलेंगे, यहाँ पर आपको गार्च मिलेंगे, यहाँ पर आपको चिपरिकाएं मिलेंगी, चिपरिकाएं मिलेंगी, चिपरिकाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर तीव्र खड्ड देखने को मिलता है, यहाँ गार्च देखने को मिलता है और यहाँ चिपरिकाएं देखने को मिलती है, चिपरिकाएं देखने को मिलती है। कहां की बात कर रहे हैं भैया? तो अपन बात कर रहे हैं कि तीव्र खड्ड है, चाहे गार्च की बात करें चाहे चिपरिकाओं की बात करें, ये कहां देखने को मिलती है? तो भाई साहब अपना उत्तर बनेगा ये बुंदेलखंड का जो पठार है वहां देखने को मिलती है। बुंदेलखंड का पठार एमपी प्लस में यूपी इन दोनों के अंदर फैला हुआ है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार के बाद में अपन बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसके बाद में अपन लोग चर्चा करते हैं बघेलखंड के पठार। तो नेक्स्ट जो पठार है वो कौन सा आ जाएगा आपका? बघेलखंड का पठार। सीधा सा क्वेश्चन बने कि बघेलखंड का जो पठार है ये कहां है? ये अकेले एमपी में है, लेकिन ये एमपी में भी है और इसका कुछ भाग है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। क्वेश्चन आपसे यूं बनेगा कि बघेलखंड का जो पठार है इसी के हिस्से आते हैं रीवा का पठार। कौन सा पठार? इसी
का हिस्सा आता है भैया रीवा का पठार और इसी का हिस्सा आता है सतना का पठार। इसी का हिस्सा है रीवा का पठार और इसी का हिस्सा है सतना का पठार। यहाँ पर उच्चावचीय विभिन्नता काफी देखने को मिलती है, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर उच्चावचीय विभिन्नता देखने को मिलती है, उच्चावचीय विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं बघेलखंड के पठार। देखिएगा बुंदेलखंड का पठार कहाँ था, ये एमपी प्लस यूपी में था, बघेलखंड अकेले एमपी में है, लेकिन एमपी का जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर है उस वाले भाग में ये विस्तृत है। एमपी में भी है, कुछ विस्तार इसका छत्तीसगढ़ में भी है। अगर सिंगल स्टेट आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा आएगा। यहाँ बुंदेलखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों स्टेट है। बुंदेलखंड वाला जो भाग है ये कैसा भाग है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सूखाग्रस्त है। कौन सा, बुंदेलखंड वाला भाग, बुंदेलखंड वाला भाग सूखा है। यूपी में मिर्जापुर वाला भाग सूखा है, वो तो चलो कोई नहीं, सूखे की बात होगी तब करेंगे। यहाँ आपको इतना याद रख लेना है बघेलखंड का पठार है, इसके दो पार्ट आ जाते हैं, रीवा का पठार और सतना का पठार। बात करते हैं उच्चावचीय विभिन्नताओं की, तो इसके अंदर काफी सारी पाई जाती है। कौन से पठार में भैया, तो अपना उत्तर आएगा ये वाला पठार जो आता है आपका, कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार। यहाँ पर उच्चावचीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार आएगा भैया, छोटा नागपुर का पठार है। इसके अपन लोग क्या करते हैं, तब बात करते हैं। तो छोटे नागपुर के पठार में आपको ध्यान रख लेना है इसका, एक बार ये लिखिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा चले छोटे नागपुर के पठार की बहुत चर्चा। साथ में देखिएगा भारत के अंदर तमाम प्रकार के पठार हैं, इन्हीं में से एक पठार जो आ जाता है आपका, वो कौन सा है, तो वो है छोटा नागपुर का पठार। यानी नेक्स्ट अपन जिस पठार की चर्चा करने वाले हैं वो पठार कौन सा है, वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में, प्रश्न बना होगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार। साथ में देखिएगा इसका विस्तार है झारखंड में, बिल्कुल है, यहाँ तो मुख्य रूप से है। झारखंड की बात करते हैं, इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, बिल्कुल है। इसका विस्तार के अलावा कहां पर है, तो इसका विस्तार पश्चिम बंगाल के अंदर भी है, बिल्कुल है, पश्चिम बंगाल में। इसका विस्तार वो कहां है, इसका विस्तार दक्षिण बिहार के अंदर भी है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और इसका विस्तार साथियों कहां है, तो अपना उत्तर आएगा ओडिशा के अंदर भी इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर जो पठार है, इस पठार की मुख्य नदी कौन सी है, इस पठार की मुख्य नदी आती है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है, आप यूं कहें ये छोटा नागपुर का पठार, इस छोटा नागपुर के पठार के बीच से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर। तो इसके उत्तर वाले भाग को क्या कहा जाता है, उत्तर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार। उत्तर वाले भाग को क्या कहते हैं, हजारीबाग का पठार कहा जाता है। जबकि बात करते हैं इसके जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं रांची का पठार। इसके बीचों बीच से दामोदर नदी और इसके नीचे से यानी इस पठार की जो दक्षिणी सीमा है अब वो कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखना महानदी। इस पठार के मध्य से दामोदर नदी है। अगर दामोदर के अलावा अन्य नदी की बात करता हूं मैं इस पठार की नदियों में, तो यहां पर याद रखना स्वर्ण रेखा नदी भी आएगी। कौन सी नदी आएगी, स्वर्ण रेखा नदी भी यहां पर आएगी। लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं कि छोटा नागपुर पठार, इसके बीचों बीच अगर कोई नदी है तो वो कौन सी, दामोदर नदी। इसके नीचे कौन सी, महानदी। अगर मैं बात करता हूं इसके उत्तरी जो सीमा है ये यहां पर कौन बनाता है, तो ये बनाता है राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां। इस वाले पठार का जो मध्य पश्चिम भाग है, कौन से भाग की बात कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये वाला जो पठार है, और इस वाले पठार का जो मध्य पश्चिमी भाग है यानी ये वाला जो भाग है ये थोड़ा सा क्या है, ऊंचा उठा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाट। यानी मैं यूं कह सकता हूं मध्य पश्चिम में ऊंचा उठा हुआ भाग, मध्य पश्चिम में ऊंचा उठा भाग क्या कहलाता है, तो अपना उत्तर आएगा यहां पर मध्य पश्चिम में ऊंचा उठा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है, पाट कहलाता है। और लगभग जो इसकी हाइट है वो कितने मीटर है, 1100 मीटर लगभग ये ऊंचा है। कितने मीटर, 1100 मीटर। क्या कहते हैं इसे पाट प्रदेश कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है अपना, पाट प्रदेश किसे कहते हैं, कि ये वाला जो पठारी प्रदेश है, कहने का मतलब छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। खनिजों का इसे भंडार घर कहते हैं। प्रश्न बन सकता है खनिजों का भंडार घर इसे कहा जाता है, खनिजों का समृद्ध घर इसे कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा खनिजों का भंडार घर किसे कहते हैं, तो भी अपना उत्तर आएगा छोटा नागपुर पठार। खनिजों का समृद्ध घर किसे कहते हैं, तो भी छोटा नागपुर के पठार को। और यहाँ पर विशेष बात, यहाँ पर कोयले की उपलब्धता है। यहाँ पर जो दामोदर नदी की घाटी है उस घाटी में कोयले की उपलब्धता है। और साथियों में आपको बता दूं कोयले की उपलब्धता है और बढ़िया किस्म का कोयला है। और कोयला विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कोयला स्पेशल रूप से जाना जाता है कहां, तो अपना उत्तर आएगा कोयला वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं तो आपका कहां पर, जर्मनी के उत्तर प्रदेश में। यानी इसे अपन क्या कहते हैं, इसे भारत का उत्तर प्रदेश कहते हैं। सीधा आपसे प्रश्न पूछ ले, सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि भारत का उत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोयले की उपलब्धता है। क्या यहाँ पर कोयला ही है, क्या यहाँ पर कोयला ही है, क्या कोयले के अलावा भी तो बहुत सारी खनिज है ना, बिल्कुल है। कोयले के अलावा यहाँ पर लोहाइस भी है, यहाँ का आपका लोहाइस के अलावा मैग्नीज के भंडार भी है, कोयले के भंडार भी है, बॉक्साइट के भंडार भी है। इन तमाम खनिजों के भंडार हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खनिजों का भंडार घर या फिर खनिजों का समृद्ध घर कहा जाता है। और भी इससे संबंधित बातें हैं, लेकिन एक बार लिखिएगा फिर हम आगे चलते हैं। छोटा नागपुर का पठार इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल में है, झारखंड के अंदर फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। कहां पर लिखिएगा, साथ साथ दक्षिण बिहार में फैला हुआ है, ओडिशा में फैला हुआ है। और ओडिशा के साथ अगर हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है ये कौन सा है, मध्य पश्चिमी भाग है। और मध्य पश्चिम में जो ऊंचा उठा भाग है इसे अपन पाट कहते हैं। मुख्य नदी कौन सी है यहाँ की, दामोदर नदी यहाँ की मुख्य है। जो दूसरी नदी यहाँ पर कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पर है। हुंडरू जलप्रपात की बात कर रहे हैं, हुंडरू जलप्रपात की बात कर रहे हैं। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये कौन से पठार में बहेगी, ये रांची के पठार में बहेगी। कौन से पठार में बहेगी, रांची के पठार में बहेगी। उसके बाद बात करते हैं कि कोयले की यहाँ पर अधिकता है कौन से नदी बेसिन में, दामोदर नदी बेसिन के अंदर। और बात करते हैं इसकी उत्तरी सीमा, तो राजमहल की पहाड़ियां, दक्षिण सीमा कौन बनाती है, तो महानदी बनाती है। लेकिन विशेष बात याद रखना कि छोटा नागपुर पठार के अंदर आर्कियन काल की ग्रेनाइट और निस्की चट्टानें भी मौजूद हैं। आर्कियन काल की ग्रेनाइट और निस्की चट्टानें यहाँ पर क्या है, मौजूद है। कौन से काल की, आर्कियन काल की, मैं लिख देता हूं यहाँ आर्कियन काल की ग्रेनाइट और निस्की चट्टानें हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आर्कियन काल की, कौन से काल की, आर्कियन काल की। आर्कियन काल है उस काल की यहाँ पर कैसी चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें हैं। और ग्रेनाइट के साथ याद रखना निस्की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट चट्टानें और निस्की चट्टानें जो आपका आर्कियन काल की है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं और भी जो अपने हैं खनिज उनकी भी बात करते हैं। और यहाँ अपने इसके बाद वो कौन सा पठारी भाग यहाँ पे आ जाता है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शाबाश। अच्छा अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं दंडकारण्य के पठार की। कौन सा पठार की, दंडकारण्य के पठार की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। चले आगे।
कि कौन सी भूमि का मध्य भूमि का हिस्सा है, याद रख लेना। यानी दंडकारण्य का पठार अगर आपसे पूछे कि ये किसका हिस्सा है तो ये मध्य भूमि का हिस्सा है। बेलाडीला क्षेत्र है, अबूझमाड़ खनिज क्षेत्र है, कहां पर है? दंडकारण्य के पठार में। खनिज संसाधनों की दृष्टि से कैसा है? संपर्क प्रदेश है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पठार है, ये तरंगित पठार है, तरंगित अनडुलेटिंग कह सकते हैं, अनडुलेटिंग पठार है, तरंगित उबड़ खाबड़ पठार है, तरंगित पठार है। अपन यूं कहें कि उबड़ खाबड़ पठार है, तरंगित पठार है, उबड़ खाबड़ पठार है और नक्सल प्रभावित पठार है। कौन सा? दंडकारण्य का पठार। नक्सल प्रभावित जो पठार है ये भी आपका कौन सा आ जाता है? दंडकारण्य का पठार। मेन बातें याद रखनी क्या? एक तो इसकी स्टेट याद रखनी, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, दंडकारण्य आपका उड़ीसा के अंदर भी है, दंडकारण्य महाराष्ट्र के अंदर भी है, दंडकारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, दंडकारण्य तेलंगाना। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ की नदी कौन सी है। तो साथियों गौर करना, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले प्रदेश के अंदर नदी कौन सी, तो यहाँ नदी की अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर नदी है, ये मुख्य रूप से कौन सी नदी है? महानदी। इस वाले पठार में बहने वाली जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? महानदी, जो ओडिशा वाले क्षेत्र से निकलती है। कौन से क्षेत्र से निकलती है? ओडिशा वाले क्षेत्र से। महानदी के अलावा यहाँ पर कौन सी? तो याद रखना, इंद्रावती नदी का उद्गम, इंद्रावती नदी का उद्गम, इंद्रावती नदी का उद्गम जो किसकी सहायक है? इंद्रावती नदी का उद्गम जो गोदावरी की सहायक है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक है? इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। उस नदी का उद्गम ही कहां से होता है? तो अपना उत्तर बनेगा कौन से पठार से? दंडकारण्य के पठार से उस नदी का उद्गम होता है। कौन से पठार से होता है भैया? तो याद रखिएगा, दंडकारण्य के पठार से उस नदी का उद्गम होता है। कौन से पठार से होता है? दंडकारण्य के पठार से होता है। शायद दिख रहा होगा आपको, और दिख रहा है तो फटाफट से आप लोग लिख सकते हैं। याद रखिए, ठीक है। यहाँ की नदी कौन सी? महानदी है। तेल भी नदी है, उदांगी भी है, साबरी भी है, ये भी नदियां, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पर लोहेस है, टिन है, यहाँ पर आपका मैंगनीज मिल जाएगा। यहाँ पर बस्तर क्षेत्र है, ये भी आपका किसके लिए जाना जाता है? तो अपन कहेंगे बस्तर क्षेत्र में भी आपका खनिज पाई जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो बस्तर क्षेत्र के अंदर। उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ तो अनुपजाऊ भी है, अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये कैसा भाग है? ये अनुपजाऊ है। कैसा भाग है? अनुपजाऊ भाग है। कौन सा भाग है? अनुपजाऊ। तो अपना उत्तर आएगा ये वाला जो भाग है ये अनुपजाऊ भाग है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं और करते हैं बातचीत कौन से पठार को लेकर। तो अपना उत्तर आ जाएगा, अपन लोग जिस पठार को लेकर चर्चा करेंगे वो पठार आपका आ जाएगा कौन सा? दंडकारण्य के पठार के बाद में दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। अब देखिए दक्कन के पठार के बारे में अपन लोग बातचीत करें, एक बार के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, लिख पाए इसको आप अच्छे ढंग से? हाँ, चलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, अब देखिए अपन दक्कन के पठार की बात करें तो ये यहां मैं लिख देता हूं नेक्स्ट जो भी नंबर आपका 7, दक्कन का पठार। सीधा सा क्वेश्चन क्या बनेगा कि दक्कन का जो पठार है, ये पठारी प्रदेश है, ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ये दक्षिण भारत में पूरे में ही है। देखिएगा दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक तो आएगा दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप, और एक आएगा दक्कन पठार। दोनों में फर्क है। दक्कन पठार बिल्कुल फर्क है। दक्कन ट्रेप अलग चीज है, दक्कन पठार अलग चीज है। दक्कन ट्रेप केवल और केवल बेसाल्टी लावे से निर्मित क्षेत्र है। दक्कन ट्रेप क्या है? दक्कन ट्रेप केवल और केवल बेसाल्टी लावे से निर्मित, बेसाल्टी लावे से जो निर्मित है, तो ये क्या है? ये दक्कन ट्रेप। जबकि बात करता है दक्कन का पठार, ये विंध्याचल के दक्षिण, विंध्याचल के दक्षिण का, विंध्याचल के दक्षिण का संपूर्ण पठारी भाग, दक्षिण का संपूर्ण पठारी भाग, संपूर्ण पठारी भाग, पठारी भाग, यानी विंध्याचल जो है उसके दक्षिण में संपूर्ण जो पठारी भाग है वो तो है दक्कन का पठार। जबकि दक्कन ट्रेप की बात करते हैं ओनली फॉर ओनली बेसाल्टी लावे से जो निर्मित है वो दक्कन ट्रेप है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार आ जाता है, इसका दक्कन ट्रेप का। जबकि दक्कन का पठार कंप्लीट, अपन यूं कह सकते हैं दक्कन के पठार में तीन चीजें शामिल की जाएंगी। कौन कौन सी तीन चीजें? तो सुनिए, दक्कन के पठार में एक नंबर पे अपन कर्नाटक के पठार को शामिल करेंगे। कर्नाटक के पठार को शामिल करने के बाद में नेक्स्ट नंबर पे अपन शामिल करेंगे आंध्रा के पठार को, और आंध्रा के पठार को शामिल करने के बाद में नेक्स्ट नंबर पे अपन शामिल करेंगे दक्कन के पठार को, ठीक है, सॉरी दक्कन की ट्रेप को। नेक्स्ट नंबर पे अपन शामिल करेंगे दक्कन की ट्रेप को, और इन तीनों को मिलाकर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इन तमाम तीनों को मिलाकर पूरा क्या बन जाता है? दक्कन का पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो साथियों याद रखना, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा भारत का सबसे बड़ा पठार है ये दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो पठार है ये दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। अभी बात आएगी कि दक्कन का पठार है, चलो ठीक बात है, लेकिन अपन बात करते हैं दक्कन ट्रेप की। अपन बात किसकी कर रहे हैं? दक्कन ट्रेप की बात कर रहे हैं। तो साथियों सुनिएगा, दक्कन ट्रेप में आपको याद रखना है ये बेसाल्टी लावे से निर्मित है। ये वाला भाग किससे निर्मित है? तो अपना उत्तर आएगा ये वाला जो भाग है ये बेसाल्टी लावे से निर्मित है। दक्कन ट्रेप वाला भाग किससे निर्मित है? बेसाल्टी लावे से निर्मित है। और बेसाल्टी लावे से निर्मित है इसका मतलब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा। बिल्कुल उद्गार हुआ है। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी का क्या हुआ है? उद्गार हुआ है। कौन से काल की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं क्रिटेशियस काल की। क्रिटेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी का क्या हुआ? उद्गार हुआ। चलो ठीक बात है। और क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उसी ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम, उसी ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है ये क्या है? ये आपका दक्कन ट्रेप। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो अपना उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र में है। और इस क्रिटेशियस युग में जो लावा निकला, इस लावे के परिणाम स्वरूप इस वाले भाग में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो अपन कहेंगे यहां पर काली मिट्टी का जमाव है। कौन सी मिट्टी का जमाव है? काली मिट्टी का जमाव। हालांकि मिट्टी का जो काला रंग है वो टाइटेनिफेरस कणों के कारण होता है। मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? टाइटेनिफेरस के कारण होता है। ये तो अपन जब मिट्टियां पढ़ेंगे तब करेंगे बातें। टाइटेनिफेरस के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो दक्कन ट्रेप है, इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? महाराष्ट्र में है। बेसाल्टी लावे से निर्मित संरचना है। किससे? बेसाल्टी लावे से। दक्कन ट्रेप वाला जो भाग है ये 16 डिग्री अक्षांश से उत्तर में है। 16 डिग्री अक्षांश से उत्तर वाला जो भाग है ये वाला है दक्कन ट्रेप। ये वाला भाग कौन सा है? दक्कन ट्रेप। कितने डिग्री से? सॉरी, कितने डिग्री से? 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उससे जो उत्तर वाला भाग है ये वाला भाग क्या कहलाता है? तो अपना उत्तर आएगा इस वाले भाग को कहते हैं दक्कन ट्रेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दक्कन ट्रेप कहते हैं। अब काली मिट्टी का जब जमा हुआ तो कपास की खेती की जाने लगी। किसकी खेती की जाने लगी? कपास की खेती। काली मिट्टी का जमा हुआ तो कपास की खेती की जाने लगी। अगर इस वाले पठार में आपसे ये पूछ लिया जाता है इस वाले पठार की मुख्य नदी कौन सी है? तो साथियों याद रखना इस वाले पठार की जो मुख्य नदी है वो है गोदावरी। कौन सी नदी है इस वाले पठार की? इस वाले पठार की जो मुख्य नदी है वो आपका आ जाएगी कौन सी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। ये वाला आ गया दक्कन ट्रेप।
अब चूंकि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कि दक्कन ट्रेप के बाद में कर्नाटक का पठार है, आंध्रा का पठार है, ये भी इसी के हिस्से आ जाने हैं, तो अपन लोग इनको लिखिएगा। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, सतमाला की पहाड़ी, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये इसी के हैं। सतमाला की पहाड़ी की बात करें, चाहे अजंता की पहाड़ी की बात करें, चाहे बालाघाट की बात करें, चाहे आपका हरिश्चंद्र की बात करें, ये तमाम इसी के हिस्से आ जाते हैं। तो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं सतमाला, सतमाला, बालाघाट, अजंता और हरिश्चंद्र, अजंता और हरिश्चंद्र ये इसी के हिस्से आ जाते हैं। अजंता और हरिश्चंद्र ये इसी के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? तो भाई साहब याद रखना, ये वाले भाग हैं, ये दक्कन ट्रेप के हिस्से आ जाते हैं। दक्कन ट्रेप का नाम है, इस प्राय दक्कन पठार के हिस्से आ जाते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास आता है कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार। जरा करेंगे कर्नाटक के पठार को हम लोग एक एक से देखेंगे कि कर्नाटक का जो पठार है ये कौन सा है और किस प्रकार से ये वाला जो पठार है ये जाना जाता है, किस काम के लिए जाना जाता है, इसकी भी अपन लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो तीन पठार देखने को मिलेंगे। मलनाड का पठार है, बेंगलोर का पठार है, मैसूर का पठार है। मलनाड का, बेंगलोर का और मैसूर का। देखिए नेक्स्ट पठार कौन सा आता है? कर्नाटक का पठार। साथियों जरा करना, कर्नाटक जो पठार है, इस पठार में अपन लोग यूं देख पाते हैं कि अपना भारत आ जाता है, ये तटीय प्रदेश है। अब तटीय प्रदेश में आपको ये देखना है कि जो बिल्कुल तटों के ऊपर है, ये वाला जो भाग है, ये तो क्या है? तटीय प्रदेश है पूरा का पूरा। ये वाला भाग तो कैसा प्रदेश है? तटीय प्रदेश है। और तटीय प्रदेश के बाद में बिल्कुल पश्चिम जो घाट है, उस घाट के सहारे, यानी अपन यूं कह सकते हैं पश्चिमी घाट के सहारे, यहाँ पर ये वाला एक पठार आता है जिसे कहा जाता है मलनाड का पठार। कौन सा पठार? मलनाड का पठार। और मलनाड के पठार के बाद में इधर एक पठार आ जाता है, ये और एक पठार आ जाता है। यानी इस प्रकार से इसके तीन हिस्से बन जाते हैं। कितने हिस्से बन जाते हैं? तीन। एक आ गया मलनाड का पठार, एक आ गया बेंगलोर का पठार और एक आ गया मैसूर का पठार। और बीच से निकल गई एक नदी, जिस नदी को क्या कहते हैं? ये वाली जो नदी है इसे कहा जाता है कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। इस वाले पठार को क्या कहते हैं? इस वाले पठार को कहते हैं बेंगलोर पठार। कौन सा पठार कहते हैं? बेंगलोर पठार। और जो नीचे वाला पठार है, ये वाला जो पठार है, इसे कहा जाता है मैसूर का पठार। कौन सा पठार कहते हैं इसे? मैसूर का पठार कहते हैं। और बात करते हैं इस वाले पठार की, तो ये वाला जो पठार है ये कहलाता है मलनाड का पठार। कौन सा पठार कहलाता है? मलनाड का पठार। ये वाला प्रश्न बनेगा अपना, क्या बनेगा प्रश्न? सुनिएगा और चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नदी नहीं निकाली है मैंने यहाँ से, ठीक है, चल जाएगा। तो आप क्या समझेंगे कि पश्चिम घाट से सटा हुआ पठारी क्षेत्र, ये तो क्या है? मलनाड का पठार है। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, क्या है? मलनाड का पठार पश्चिमी घाट से, कौन से घाट से? पश्चिमी घाट से सटा, पश्चिमी घाट से सटा पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये है मलनाड का पठार। इस पठार के जस्ट इसके पूर्व में, इसके पूर्व में मैदानी क्षेत्र आता है। इसके पूर्व में कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। एवं बाद में पठार आता है। बाद में क्या आता है? पठार आता है। और बाद में जो पठार है, इस पठार के बनने कितने टुकड़े कर दिए? दो। एक बेंगलोर का पठार कर दिया, एक मैसूर का पठार कर दिया, और बीच से निकाल दी एक नदी। कौन सी नदी भैया? कावेरी नदी। इस वाले मलनाड के पठारी क्षेत्र में यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ियां आ जाती है। कौन सी पहाड़ियां आ जाती है? यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी आ जाती है। और जो बाबा बुदान की पहाड़ी है, यहीं पर एक चोटी आ जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? उत्तरेमुख कहते हैं। बाकी अगर नदियों की बात करें अपन, तो यहाँ पर कावेरी नदी आती है, यहाँ पर शरावती नदी आती है, यहाँ पर वराही नदी आती है। ये तमाम नदियां इस वाले पठारी क्षेत्र में है। यानी पर क्या कहें, यहाँ पर कावेरी नदी भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर शरावती नदी भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर वराही नदी भी देखने को मिलेगी। वराही नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है वो है कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात। आपसे सीधा पूछे कि कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर है। आपसे ये पूछे कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो अपना उत्तर क्या जाएगा? जोग जलप्रपात, ये है आपकी शरावती नदी। कौन सी नदी पर? शरावती। कर्नाटक का जो पठार है उसमें हमने देखा कावेरी, शरावती या शरावती की बात है, वराही नदी। पश्चिम घाट से सटा हुआ पठारी क्षेत्र मलनाड का पठार। मलनाड के पठार के जस्ट पूर्व में चले तो मैदान आ गया। मैदान के बाद में इस पठार के दो भाग कर दिए, एक बेंगलोर का पठार कर दिया और एक मैसूर का पठार कर दिया। तो ये कर्नाटक के पठार के हिस्से हैं। अब नेक्स्ट अपन बातचीत करते हैं आंध्रा के पठार के बारे में। और आंध्रा का जो पठार है, इस पठार की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आंध्रा के पठार साथियों देखिएगा, आंध्रा के पठार में केवल आपको दो चीजें याद रखनी है, या इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक तेलंगाना का पठार कर दिया जाता है और एक आपका कर दिया जाता है कौन सा? तो अपन कहेंगे रॉयल सीमा का पठार। तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार, दो पठार यहाँ कर दिए जाते हैं। कौन से पठार में? आंध्रा के पठार के अंदर। ठीक है, चलें चलते हैं, इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा। अच्छा, अब अपने यहाँ पर चले, आपको थोड़े सॉन्ग भी सुन रहे होंगे, पड़ोस के अंदर शादी है तो मस्त हो जाइएगा ना, सुन जाते हैं। अच्छा, अगला जो पठार है वो आता है आपका कौन सा? आंध्रा का पठार। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनेगा आपका कि आंध्रा का जो पठार है इसके भी हम लोग कितने टुकड़े करते हैं? दो टुकड़े करते हैं। आंध्रा के पठार के कितने टुकड़े करते हैं? दो टुकड़े हम लोग कर लेते हैं और दोनों में बीच से अपन एक नदी निकाल देते हैं। और इस नदी का नाम कौन सी है? तो अपन कहेंगे ये जो नदी है ये कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? ये वाली जो नदी है ये आपकी कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी के उत्तर में जो फैला हुआ है ये है तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार है? तेलंगाना का पठार है। और बात करते हैं नीचे, तो ये वाला जो पठार है ये रॉयल सीमा का पठार है। ये वाला पठार कौन सा है? रॉयल सीमा का पठार। और आंध्रा के पठार के बाद तेलंगाना में याद रखना, इसका उत्तरी जो हिस्सा है पठारी है, दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ। तेलंगाना पठार में जो उत्तरी भाग आपका पठारी है और दक्षिण वाला भाग उपजाऊ। आंध्रा के पठार के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिलोंग का पठार। कौन सा पठार भैया? शिलोंग का पठार। अपन इसे शिलोंग का पठार भी कह सकते हैं, अपन इसे कार्बी एब्लोंग का पठार, कार्बी एब्लोंग का पठार, कार्बी एब्लोंग कहते हैं, कार्बी एब्लोंग का पठार। अलग स्लाइड पे कार्बी एब्लोंग का पठार भी इसे कहा है। शिलोंग का पठार कहते हैं की बात है, इसे मेघालय का पठार कहते हैं, तो भी एक ही बात है। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार तो भी एक ही बात है। इसे कार्बी एब्लोंग का पठार कहते हैं, तो भी ये है किसका भाग? तो ये बात याद रख लेनी है, ये प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। यह है प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, यह है प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। कौन सा है प्रायद्वीप पठार का भाग? तो याद रखिएगा, ये मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, जो कौन से गेप के द्वारा? राजमहल गारो गेप। और राजमहल जो गारो गेप है साथियों, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही मालदा गेप कहा जाता है। इसे कौन सा गेप कहा जाता है? मालदा गेप कहा जाता है, इसे ही राजमहल गारो गेप। यहाँ की चोटी याद रखनी है, नौक्रेक यहाँ की चोटी है। शिलोंग के पठार में अगर अपन चोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर नौक्रेक की चोटी है। ये कैसा चित्र है? यहाँ पर अपरदित चट्टाने हैं। इस वाले भाग में कैसी चट्टाने हैं? अपरदित जो चट्टाने हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कौन से में? मेघालय के पठार। तो मेघालय का पठार कहते हैं, शिलोंग का पठार कहते हैं, कार्बी एब्लोंग का पठार कहते हैं।
ये इसकी बातें हैं, आप लिख सकते हैं, फिर अपन देखते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मालदा गेट जिसे अपन कहते हैं राजमहल दारूगेट। शिलोंग पठार इसकी ऊंची चोटी आपको बता दिया, नौकरी की यहाँ की ऊंची चोटी है, बाकी यहाँ नौकरी भी है, मासिंगनाम, चेरापूंजी, शिलोंग, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेघालय का पठार क्या है? ये अपर्दित चट्टानें हैं, अपर्दित भूस्थल है, और चेरापूंजी वो तो नगद चट्टानों से ढका हुआ स्थल है, और वनस्पति यहाँ है नहीं, ठीक है। तो ये इसकी बातें हैं, इसके बाद अपन और भी आगे चलेंगे और अपन मध्यवर्ती पहाड़ियां पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।